थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे कुछ सवाल, सबने किए? देख लो बाबू, इतनी बड़ी आवाम में से सबके तो नहीं आए थे, क्यों सेंड नहीं किया? देखो यार अभी तक तो खैर रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं बना था, बन जाएगा, सही है ना? 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना क्रेजी हूँ सब्जेक्ट को लेके। नहीं मिलेगा तो तुम्हारी सोच है, तुम मेरे क्लास में नहीं मिलोगे, मैं तुम्हें जहाँ से क्लास लेनी हो ले लेना। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट शायद तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी मोहब्बत है मुझे। पास करवाना मेरा काम है, और मैं कहता हूँ कि जो बोलता हूँ वो तुम्हें करना है, सही है भाई? चलिए सर, आज के बाद ख्याल रखेंगे कि जो बोलूँ वो भेजना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अच्छे के लिए। तुम्हें लगता ही है कि वो चेक नहीं होते, सही है? कैसे भी हमारी टीम है वो पूरे एक पे चेक कर रही है और असेस कर रही है कौन सा ऐसा उसमें पीस है जो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको रोका जाता है फिर कि यार भाई ऐसे नहीं करना। और वो मैं तुम्हें लाइव फीडबैक मान नहीं देता, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो जो बच्चा है ना वो उसको ऑफेंड करेगा कि सबके सामने उसको बोलूं, तो उसके लिए हमारा टीए पर्सनली उसको कांटेक्ट करता है और उसको समझाता है कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो इसके पीछे लॉजिक ये होती है। भाई वॉइस में इको आ रहा है, आप क्लियर है? 1 मिनट रुकना भाई। अब सही है? अब बता दें यार, अब सही आ रही है आवाज? अच्छा जी, अभी 1 मिनट देख लेते हैं, अब बताएं। अब सही है? ओके जी। अच्छा भाई, फिर मैं आखिरी बार एक बार बताता चलूं, देखो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है एज अ बड़ा भाई तुम्हें पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें कहता हूँ ना कि वो टीचर और वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तुम कुछ भी पूछ सकते हो, तुम देखो कितने सवाल करते हो यहाँ पे, तुमने कितना खून चूसा होगा सिर्फ और सिर्फ आईआरआर समझने पे कि सर ये कम क्यों हो रहा है, इस पे क्यों लग रहा है। मैंने तुम्हें एक एक की लॉजिक दी है। इतना मेरा राइट बनता है कि तुम रिटर्न में मुझे ये दिखा दो कि भाई तुमने क्या काम किया। देखो इस पे अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ा के घर भेज दूं और फिर तुमने उसकी एप्लीकेशन गलत की, तो दैट मीन्स कि जितनी भी मेहनत है वो चली गई। तो आज के बाद क्या भेजोगे? शर्माने की बात नहीं है इसमें भाई, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद तो तुम्हारी लिस्ट भी मेंटेन होगी, तो जरा इस चीज का ख्याल रखना। अच्छा, मैं दूर जाता हूँ तो आवाज चली जाती है, अब नहीं जाऊंगा तुमसे दूर अहमद, सही है? अच्छा भाई, मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक किया था, ऐसा ही है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा ये करके बता दें। लाइट ऑफ करवा दूं भाई? क्या सही है? मेरे ख्याल से इसको जूम कर देता हूँ, और सही है? और सबको उसके सोल्यूशन भी मिल गए थे ना? मैंने फाइल भेजी थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक के सोल्यूशन थे, होमवर्क कहते हैं, तो उसको देख लेना एक बार मैच करने के लिए। और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि आंसर तुमने ऐसे सही किया है क्योंकि आखिर में वो अमाउंट बचेगी जो सवाल में की गई है। यानी अगर वो कहता है कि रिडम्पशन एट पार है, तो आखिर में कौन सी वैल्यू बचेगी? पार वैल्यू। अगर वो बोलेगा कि रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो आखिर में कौन सी वैल्यू बचेगी? प्रीमियम वाली। तो बस का ख्याल रखना। बिल्कुल ऐसा ही आजम। हाँ, वो तो खुद ही आया के जरिए होती है।
अभी बताऊंगा खुबैब, पहले उस पे आने दो। बिल्कुल ऐसा, अभी शुरू हुई है क्लास। अभी हमने ये सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। हो गया? गुड यार। कौन सा ट्रांजैक्शन कॉस्ट या डिस्काउंट? 3% है। अच्छा वैसे एक बात बताओ सब, मुझे अगर आखिर में कम पैसे मिलेंगे तो क्या ये मेरा नुकसान है, फायदा है? नुकसान है। यानी यू आर सेइंग कि ये मेरी एडिशनल कॉस्ट है, तो ये क्या पहले दिन पे रिकॉर्ड करोगे, आखिर दिन पे, ओवर द पीरियड, किसके जरिए? आईआरआर के जरिए। वेरी गुड सर। आंसर आखिर में देखो ऐसे मैच करोगे कि 100 का प्रीमियम कम आएगा, आखिर में देखो 97% लो, 100 का 97 आता है ना। कितने बॉन्ड्स है तुम्हारे पास? 13,000 को 97 से मल्टीप्लाई करो। 21126 समथिंग आ रहा, तो वही आंसर होगा। चलो जी सर। चलो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। फेस वैल्यू कितनी है भाई? सर फेस वैल्यू 100 तो एक की है ना। हमने खरीदे हैं, सही आ गया 1.3 मिलियन। आपने प्रीमियम पे किया है 5 का, ये कितना आ गया? 56। ओके जी, 65। ये क्या आ गया भाई? 1365000। सही है जी सर। इस पे मैंने ऐड कर ली, वो परसेंटेज में 3% है, 3.5% है। चलें जी, कितना आ गया ये? 437। यही है। ओके जी। टोटल कितना आ गया? 14775, यही है भाई। अच्छा भाई, अभी एक बच्चा पूछा हमसे, सर डिस्काउंट कहाँ गया? भाई डिस्काउंट मुझे, पहले तो एक बात, तुम्हें डिस्काउंट मिला है? नहीं। तुम्हें आखिर में पैसे कम मिलेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई क्या ये तुम्हारा जेब से एडिशनल पैसा लगा है? अच्छा, अब एक एक करके ऑन फेस ऑफ इट देखो क्या क्या खर्चे हुए हैं जेब से एडिशनल, एक एक करके समझता हूं। क्या ये पैसे तुमने एडिशनल दिए हैं? सर ये पैसे मैंने एडिशनल दिए हैं, जो मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए एडिशनल कॉस्ट है। पक्की बात है। अच्छा, फिर मैंने इसको हाईलाइट किया, क्या ये पैसे भी मैंने एडिशनल दिए हैं? अच्छा सर, दो एडिशनल कॉस्ट आ गई मेरी, आपको क्या लगता है इन दोनों की वजह से आईआरआर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चलें, वेरी गुड भाई, ये दोनों की वजह से तो हो गया कम, ये बात तो समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ, आज से पहले जितने सवाल किए थे उसमें मिनिमम इतने वापस मिलते थे? इतने वापस मिलते थे ना। अच्छा, या तो इससे ज्यादा मिलते थे, अब इससे भी कम मिल रहे हैं।
तो दैट मीन्स कि वो जो कम मिलेंगे वो भी तो मेरा एक्सपेंस है, पर उसको भी कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए, ओवर द पीरियड, और वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। तो क्या वो भी आईआरआर के अंदर एम्बेड होगा? तो सर दैट मीन्स कि मुझे एक बात समझ आती है, अगर मैं एनालिसिस बनाऊं तो यहां पे देख लेते हैं भाई। सर एनालिसिस के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरी नॉर्मल इनकम ऐसे आएगी कि 1.3 मिलियन पे कूपन कितना है, कितने सालों के लिए, कितना आ गया, 4875। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जेब में पूरे 3 सालों में 487500 आएगा तो मैं परसेंटेज वाइज कितने कमाऊंगा? 12.5, पक्की बात है? सर मैं 12.5% कमाऊंगा अगर मैं अमाउंट वाइज 487500 कमाता हूं। ये बात समझ आती है? चलिए सर बेहतरीन है, पर क्या मैं ये कमा रहा हूं या मेरी जेब से कुछ और पैसे भी लगे हैं? तो सर इस इन्वेस्टमेंट को यानी इसको कमाने के लिए मैंने कुछ और भी खर्चा किया है, एक एक करके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या आपने प्रीमियम पे किया है? और वो अमाउंट कितनी बनती है? 65,000 सर। सर आपने क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है? ये आ गया 4775। एक और चीज, आपने जो पैसे दिए थे वो तो गए, उसके अलावा वापसी में कम पैसे मिलेंगे, तो वो कितना बनता है? 3% ना, 3% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, 1.3 मिलियन का 3% कितना बनता है? 3% ही है भाई। नेट कितना आ गया? 335725। अच्छा सर, यानी आप इतने कमाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 487500 से लेके यहां तक चोरंगी आपको एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड दिखती है। अच्छा अब मैं देखूं मेरा रिटर्न सामने वाले के ऑफर किए गए रिटर्न से कहीं ज्यादा कम है, ऐसा है? मैं आपसे अगर वैसे ही पूछूं अभी यहीं पे बैठ गए कि उसने कितना रिटर्न अमाउंट वाइज ऑफर किया था, 487500, ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे प्लीज, सामने वाले बंदे ने मुझे अमाउंट वाइज कितना रिटर्न ऑफर किया था? आप बोलेंगे 487500, पर अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं हिसाब किताब के लिए कि मेरी जेब से क्या क्या लगेगा, और तो क्या मैं वाकई में 487500 कमा रहा हूं या उससे कम? उससे कम, क्योंकि एक तो मैं प्रीमियम दे रहा हूं जो मुझे वापस नहीं मिलेगा, एक तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहा हूं जो मुझे वापस नहीं मिलेगी, और एक तो जो मैंने पैसे दिए वापसी में उससे भी कम मिलेंगे। तो जो डिफरेंशियल मुझे कम मिलेगा वो भी तो मेरा एक्सपेंस है, तो क्या वो भी अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करूं? तो मुझे नेट कमाई मिल गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरी नेट कमाई परसेंटेज में भी कम होनी चाहिए? कितनी है? 8.1994%, ऐसा ही है भाई? अच्छा मुझे इतना पता है कि इस 8.1994% में नॉर्मल इनकम भी है, प्रीमियम जो पे किया वो भी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, और ये डिस्काउंट भी है। उल्टा सवाल पूछता हूं, अगर ये डिस्काउंट मुझे मिला होता का मतलब ये कि मैंने पैसे दिए होते कम, तो क्या मेरी इनकम होती एक्सपेंस? इनकम होती, तो इसकी वजह से मेरा आईआरआर ज्यादा हो जाता। सर देखिए, मैंने आपको पहले दिन पे बताया कि आईआरआर की कैलकुलेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं फिर भी सिखाऊंगा आगे जाके, पर क्या आईआरआर की इंटरप्रिटेशन समझ आती है? कब कौन सी चीज इसको कम करेगी, कब कौन सी चीज इसको ज्यादा करेगी? बात क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी सर, आगे लेके चलते हैं उसको। सर पहले दिन पे इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट हो गया 1412। अच्छा एक और सोचने का तरीका, ताकि ये डिस्काउंट और अच्छे से क्लियर हो जाए, जो आखिर में डिस्काउंट को नेट करके पैसे मिले। मुझे एक बात बताओ,
इस पहले लॉजिकली देख के इसको, सब इधर देखेंगे पहले। क्या इस 1412775 में प्रीमियम कैपिटलाइज हुआ है? सही, एक एक करके प्रीमियम कैपिटलाइज हुआ है यानी ऐड हुआ है। मैं एक एक करके पूछूंगा। अगर 1412775 में, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, एक लिख रहा हूं फेस वैल्यू है इसके अंदर, कितनी है सर? 1.3 मिलियन। दूसरा प्रीमियम है। तीसरा 47775। या प्लीज एक वजह से लिखा है, ये समझ लेना ताकि रट्टा नहीं लगे किसी चीज का, आसान करने के लिए। सुनो, एक एक करके पूछूंगा। ये इसके अंदर अगर कैपिटलाइज हुआ है, क्या 3 सालों में एक्सपेंस आउट हो जाएगा? ऐसे एक्सपेंस आउट होगा कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होती रहेगी। पक्की बात है? चलें सर, ये समझ आ गया, टिक लगा दूं इस पे। दूसरी चीज, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आपकी 4775, क्या ये इसके अंदर कैपिटलाइज है? एक्सपेंस आउट हो जाएगी कितने सालों में? 3 सालों में। इस पे भी टिक लगा दूं? ऐसा ही है। एक और चीज है, 1.3 मिलियन वापस मिलेंगे या इसका 97%? वेरी गुड। तो आपको नहीं लगता कि इसके 3% इसके अंदर जो है वो भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा? आज करूं एक दिन पे, आगे आखिर में करूं, ओवर द पीरियड? तो सर क्या आपको ये नहीं लगता कि इसका 3% भी ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हो जाएगा? तो आखिर में टेक्निकली 1.3 मिलियन का 97% बच जाएगा। अब बात समझ आई कि वो 3% भी ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। कौन से रेट के जरिए? वेरी गुड सर। तो मैं कह रहा हूं इसका 3% भी। तो आप खुद लॉजिक लगाओ, लॉजिकली सोचो। एक चीज 1412775 से शुरू हो रही है, प्रीमियम भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट हो जाएगी, इसका 3% भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा, तो कितना परसेंट बचेगा? 97। क्या वही मुझे वापस मिलेगा? वेरी गुड। तो इसकी अकाउंटिंग किसके जरिए करनी है? आईआरआर के जरिए। बात क्लियर है? अब पक्की बात है। चलें जी, पहला दिन तो हो गया सर, ये एंट्री बन गई। कौन सी तारीख है ये भाई? 18 है। सही आ गया। ओपनिंग, इंटरेस्ट आ गया भाई, कैश और क्लोजिंग। इंटरेस्ट कितना? ये फिक्स ही रहेगा भाई। क्लोजिंग कितना? सही आ गया, 1366,114। अच्छा जी सर, ये आ गया 1315,627। इस पे इंटरेस्ट कितना? 1078। ये आ गया 162500। क्लोजिंग कितना? 1261,000। अच्छा ये मैच करो, क्या ये आपकी 1.3 मिलियन का 97% ही है? अच्छा, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही श्योरिटी मिलेगी कि आपका आंसर बिल्कुल। अच्छा, जितने भी आगे स्टैंडर्ड करोगे उसमें कोई ना कोई तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड में ये करूंगा मैं। सही है जी। अच्छा सर, ये तो हो गया डन यहाँ पे, कोई मसला। अब मैं अगर इस इंटरेस्ट के कॉलम को सम करूंगा तो ये 335725 की इक्वल आ रहा है। अच्छा ये पहले साल की एंट्री बना देता हूं ताकि आगे की सेम ही रहेगी। 31 दिसंबर 2018। कैश आ गया आपके पास कितना भाई? सर आपकी इंटरेस्ट इनकम आ गई और सर इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट। यही है।
अच्छा क्या ये मानते हैं 4,661 वही चीजें एक्सपेंस आउट कर रही है जो हमने ऊपर डिसाइड किया था, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फेस वैल्यू का 3%, ऐसा ही है? सर मेरी हर बार रिडम्पशन वाली एंट्री में 2-3 रुपए का फर्क आता है, जेब से डाल देना भाई, कोई मसला नहीं होता, राउंडिंग ऑफ का फर्क है भाई, तू जानबूझ के ऐसे ही लिख दियो सही वाला। अच्छा सारा कह रही है तो सर इसको कॉस्ट में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, बताता हूँ, इधर देखो, किसको किसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे पहले ये बताओ। सारा डिस्काउंट की बात कर रही हो? अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, मेरी माँ की कसम, इस 1.3 मिलियन में डिस्काउंट वाली कॉस्ट शामिल है? क्या ये बात समझ आ रही है सबको? सारा आप खुद देख के बताएं, 1.3 मिलियन इटसेल्फ इज 100% अमाउंट, ऐसा है? जल्दी बताओ सारा, क्या 100% है वो? अगर उसके अंदर वापस से 3% डालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 103%। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 100% में दे रहा हूं वो 100 नहीं मिलेगा वापस, 97 मिलेगा, और वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हो रहा है, ऐसा ही है? अच्छा सारा कह रही है लेस क्यों नहीं कर रहे, मैं फिर कह रहा हूं, लेस करने का सारा मतलब ये कि मैं आज ही आज एक्सपेंस आउट कर रहा हूं। सारा क्या मैं आज ही आज सारा एक्सपेंस आउट करूं या 3 सालों में? जल्दी बताओ। 3 सालों में? तो 3 सालों में आईआरआर के अंदर ही मैंने इंक्लूड कर दिया, ऐसा ही है? नताशा ये 1412775 नहीं आना चाहिए ना, हमने इतनी क्लासेस ली हैं। मैंने बताया या तो देखो रिडम्पशन 3 तरीके से होगी, या तो उसी फेस वैल्यू पे जो कि ये है, या तो इससे ज्यादा, या इससे कम। यानी वो आपको सवाल में लिख के देता है, इस सवाल में उसने लिख के दिया है कि ये रिफंड होगा या इससे कम, इससे कम रिफंड होगा। तो हमने वो चेक भी कर लिया कि उसने कहा था कि 3% डिस्काउंट पर रिडम्पशन होगी। तो अगर मैं 1.3 मिलियन का 97% लूं तो क्या एग्जैक्टली यही बनता है? तो वो मैच होता है। नताशा क्लियर है ये बात? जल्दी बता दो, क्लियर है? कुवैब कह रहे हैं सर रिडम्पशन एंड डिस्काउंट की लॉजिक बता दें। हाँ भाई, एनीवन जो तुम में से बता सके कि रिडम्पशन डिस्काउंट पे क्यों मैं एग्री करूंगा। देखो पहली बात, एक तो नहीं एक 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 करके देखते हैं। मुझे एक बात बताएं, सामने वाली जो कंपनी है, सही है, पहले तो इतनी, अच्छा वैसे उसामा बताएंगे, आप लोग भी बताएं, चलें डिस्कस करते हैं। हाँ जी, बाजवा, किसकी गुडविल? वेरी गुड, देखो उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसने बोला देखें सर सामने वाली कंपनी इतनी बेहतरीन है, एक तो वो रिटर्न भी अच्छा ऑफर कर रही है, सही है, तो रिटर्न अच्छा ऑफर कर रही है तो मुझसे प्रीमियम भी मांग रही है। ऐसा नहीं है कि मैं लॉस में हूं, मैं कमा अभी भी रहा हूं, पर उतना नहीं कमा रहा जितना कमाना चाहिए। रीजन बीइंग कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं जिसके बैंक करप्ट होने के चांसेस कम है, तो वो मुझसे शुरू में भी प्रीमियम ले रही है, आखिर में पैसे भी कम दे रही है, तो क्या फिर मैं एग्री करूंगा? ऑब्वियस सी बातें करूंगा। क्लियर है? जिसकी बार्गेनिंग पोजीशन ज्यादा अच्छी होती है वो वैसे लेके चलता है। जी, नहीं हो गई ना? मैं दोनों, ये दोनों फायदे उसके हैं। एक बात सुनो, देखो परचेजिंग पे प्रीमियम देना ये उस बंदे का उसी वक्त का फायदा है, सही है। रिडेम्पशन पे डिस्काउंट आना ये भी उसका फायदा है, पर ये दोनों एक्सपेंसेस को मैं ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर है? ये दोनों फायदे किसके हैं? एक ही चीज को दो नाम इसलिए दिए हुए हैं कि पहले दिन आप जाते हो भाई ये महंगी चीज है मैं महंगे में दूंगा, तुम पैसे दे के आ गए, वापसी में आओगे तो उसका नाम अलग इसलिए है क्योंकि तुम्हें जो पैसे वापस मिलेंगे, अगर मैं ये कहूंगा कि तुम्हें प्रीमियम पे पैसे मिलेंगे, डिस्काउंट पे मिलेंगे ना, पर अल्टीमेटली ये दोनों फायदे किसके हैं? सामने वाली कंपनी के। क्लियर है? जी, हो गया। नहीं, एक चीज वो उस सेंस में कह रहा है कि एक चीज ऐसे है कि दोनों फायदे किसके हैं? इशूअर के हैं। क्लियर है? तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि रिडम्पशन भी प्रीमियम पे होगी, रिडम्पशन पे प्रीमियम का मतलब है इन्वेस्टर का फायदा। क्लियर है? ओके जी, अब कोई सवाल? आगे चलें? चलें जी सर, अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा एक बात तय, मैंने अभी तक ये सिखाया नहीं है कि आप अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल पे कब आओगे, पर क्या अल्लाह के करम से अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग सीख गए? यस सर, अभी आखिर में वो 15 मिनट का सेशन होगा जिसमें मैं कंडीशन चिपकाऊंगा और बोलूंगा ये होगा तो यहाँ होगे, ये होगा तो यहाँ होगे, ये होगा तो यहाँ आ जाओगे, पर पहले अकाउंटिंग सीख रहे हैं।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया आपका होमवर्क। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 22 पे। 2 सवाल होमवर्क है। ऑडिट में शुरू करूंगा जानी बस 1-2 दिन में। सर एक जगह पे लेके आ जाए, बेसिक्स आपकी कवर हो जाए फिर। ऑडिट की बुक इंशाल्लाह कल या परसों। यार पहले हम ये कर रहे थे अलग अलग, पर अभी एक ही दे रहे हैं। मतलब सर के टेबल ऑफ कंटेंट्स आएंगे, उनकी बुक आएगी, फिर मेरी बुक। सही है, एक ही उसमें। मेरी बुक पीडीएफ में नहीं मिलेगी जानी, बड़ा मुश्किल है ये। सही है, प्लीज यार, मतलब तुम्हें जहां बैठे हो मैं खुद लेके आऊंगा तुम्हारे पास, पर वैसे ले लो बुक, हाथ में देके जाऊंगा। सही है। किसी बच्चे के पास राइस की बुक है, राइस की बुक पे मेरे सवाल कहाँ से आएंगे भाई, अनलेस के वहां पे कॉपी किए गए हो। नहीं, ऑडिट भी नहीं ना यार। सही है। अच्छा जी, बिल्कुल पहुंचा देंगे गार्डन पे भी, और लिख के दे दो एक साथ ग्रुप पे बता देना। गाड़ी डिग्गी में लोड करूंगा, सारी बुक्स और लेता हुआ जाऊंगा। सही है, बाजू साथ चल रही हो बस मेरे। सियालकोट बस सही है, सियालकोट भी बस सही है। ओके जी, बस जैन अकेले रहना तुम। सही है। अच्छा भाई, देखें जल्दी पप्पू इधर। यार कसम खा रहा हूँ, FAR 2 के सारे सवाल मेरे बनाए हुए हैं, मतलब ये पूरी बुक मेरी बनाई गई है, कहीं से कॉपी नहीं है ये। तुम्हें कहीं मिलेंगे भी नहीं ये सवाल। सही है जी, तो इसलिए कहता हूँ तुम खुद देखो, IFRS 9 को आए हुए FAR 2 में कितनी अटेम्प्ट हुई है, 3, और 3 बार वो पूछा गया है। तो फिर इतने सारे सवाल कहाँ से आएगा सर, बनाया है इसके पीछे मेहनत है, तभी कह रहा हूँ लॉजिकली साउंड हो गए। इधर देखो प्लीज, इस वाले सवाल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसी वाले सवाल को हम करेंगे पहले मॉडल से जो कि सीख लिया। कौन सा है? अमोडाइज कॉस्ट का मॉडल है। ऐसा ही है भाई, चलें जी। पास पेपर्स भी हैं बिल्कुल भाई, सब है इस बुक में, अल्लाह की कसम है पास पेपर्स में। सही है जी, इधर देख लो। फिर इसी सवाल को हम किससे करेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू OCI से। अच्छा, पे इससे करने से फायदा क्या होगा सर, हमें डिफरेंस पता लगेगा उस मॉडल में और इस मॉडल में क्या फर्क है। सही है जी, अब जरा इधर देखते हैं। इस सवाल में आपको कह रहा है कंपनी एक्वायर्ड 10,000 बॉन्ड्स और ₹28। ये 28 क्या है? फेस वैल्यू है। चलें जी, वेरी गुड। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर बॉन्ड। ये क्या है? प्रीमियम। ओके, ऑन January 1, 2020। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी अमाउंटिंग टू ₹2,000। रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स आर ऑन December 31, 2022। मुझे एक बात बताओ, कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है? 3 सालों की इन्वेस्टमेंट है। चलें जी, वेरी गुड। अब आगे सुनना, उसने फेयर वैल्यू की डिटेल दी हुई है। January 1 पे 3 लाख रुपए, ये कैसे बनी? आपने तो 28 के हिसाब से खरीदा है प्रीमियम, यानी सर आप ये बात समझ रहे हैं ना कि फेयर वैल्यू इज द सम ऑफ 2 थिंग्स, फेस वैल्यू प्लस। अगर मैं वैसे ही देखूं सर, इस सवाल में जो मेरी फेस वैल्यू है वो 28 है, प्रीमियम कितना है? फेयर वैल्यू आ गई, कितने बॉन्ड परचेज किए हैं? तो सर ये आ गया 3 लाख। ऐसा ही है भाई, देखो पहले दिन की फेयर वैल्यू से मैच है। अच्छा जी, अब प्लीज इधर फोकस करना है, प्लीज इधर फोकस करना है। यहां तक कोई मसला? अच्छा, ये तो बात समझ आती है ना कि शेयर्स की वैल्यू मार्केट में ऊपर नीचे होती है। सर इसकी नहीं समझ आती कि भाई ये डेट सिक्योरिटी है, इसकी कैसे होगी? दिमाग में आता सवाल? ऐसा ही है। चलें जी, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते सर ऐसा क्यों होता है। आ जाएं जी, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे आगे। मुझे एक बात बताओ प्लीज, फोकस के साथ, फोकस के साथ देखो मार्केट में कैसे इसकी फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती है। मैंने जो बॉन्ड खरीदे, प्लीज सुनना, जिस भी कंपनी से खरीदे हैं ये बॉन्ड, प्लीज सुनना, ये 10,000 बॉन्ड्स हैं। इस पे रिटर्न कितना मिल रहा है मुझे? 10%। यही है ना भाई? कूपन जो उसने ऑफर किया है प्रीमियम की वजह से नहीं, गलत अभी सुनना है तुमने। हुआ ये कि 1 साल लैप्स हो गया। कितने साल?
1 साल लैप्स हो गया, 1 साल बाद मुझे पता लगा मार्केट में इसी नेचर के बॉन्ड, प्लीज सुनना, इसी नेचर के बॉन्ड सेम रिस्क कैटेगरी के, मैं बात को वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसी नेचर के बॉन्ड, और नेचर से मेरा मतलब यह है कि सेम रिस्क कैटेगरी के, यानी सेम रिस्क कैरी करते हो, सेम, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जाओगे ना ये बैंक्स वगैरह में, तो इंडस्ट्री की रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेटिंग देती हैं कि ऐसे कितनी बार इन लोगों ने डिफॉल्ट किया है। तो जिस कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होगा उसकी रेटिंग क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और जिस कंपनी ने आज तक डिफॉल्ट किया होगा उसकी रेटिंग कम होगी। तो आपको क्या लगता है, जिसकी रेटिंग ज्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज करेगी वो? क्या बात लॉजिकल है? चलें जी, ये तो हो गई मार्केट की बात, समझने की बात। वो जब आप जाएंगे तो आपको उसको मैं कहता हूं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सही है जी, अब प्लीज फोकस करना। हुआ ये कि आफ्टर 1 ईयर मार्केट में इसी नेचर के बॉन्ड 8% पर अवेलेबल है। अच्छा जी, अब सुनना मेरी बात, मैं कह रहा हूं मैंने कितने में खरीदा हुआ है? 10% पे। प्लीज सुनना, मैंने खरीदा हुआ है 10% पे। आज मार्केट में जाके अगर बंदा, कोई और बंदा, एक्स वाई जी, मैं कहता हूँ एक्स वाई, जैसे मेरे पास है ना, बाजवा गया, बाजवा उसी कंपनी के पास गया, अब वो कितने पे ऑफर कर रही है? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, मेरे बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या इस 8% वाले? हमारे बॉन्ड की। क्यों, रीजन दो भाई। रिटर्न ज्यादा है। अब जरा लॉजिकल बात बताओ, सुनो इधर मेरी बात। अब जब रिपोर्टिंग डेट पे कोई भी बंदा उस कंपनी से खरीदने जाएगा, वो बोलेगा मैं बेवकूफ हूं उससे खरीदूं, वो हमारे पास आएगा। वेरी गुड, तो मैं क्या अपने बॉन्ड को ज्यादा में ऑफर करूंगा कम पे? तो मेरी फेयर वैल्यू। तो सर ये बात तो समझ आ रही है ना कि मार्केट में डेट सिक्योरिटीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, किसकी वजह से? इंटरेस्ट रेट की वजह से। बात समझ आती है? पक्की बात है। देखो उसकी उल्टी एग्जांपल देता हूं। मैं वापस से 1 साल बाद आया और पता लगा मार्केट में 12% का रेट चल रहा है भाई। अच्छा, अब तुम बॉन्ड लेके खड़े हो, भाई ले ले मुझसे, कितने परसेंट का है? अच्छा, तुम परसेंटेज ज्यादा ऑफर नहीं कर सकते, रीजन? वो तो फिक्स है सर, ये कोई वेरिएबल रिटर्न थोड़ी ना कि चेंज होता रहेगा, वो तो फिक्स है। अच्छा, वो सामने वाला बंदा बोलेगा मेरे शक्ल पे 3 नुक्ते हैं, मैं तेरे से खरीदूं, मैं कहां जाऊंगा? 12% से लूंगा। तो अल्टीमेटली अगर मुझे बेचना है या कंपेल करना है बेचने के लिए, तो मैं कम पे ऑफर करूंगा ज्यादा पे, तो मेरे बॉन्ड की फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात समझ आती है? तो सर यहाँ पे खाली लिख दें हल्का सा कि इस पहले वाले केस में फेयर वैल्यू, और यहाँ पे बात लॉजिकल है, पक्की बात है, यही बताया था। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर है, पक्का, कोई शक इसमें? चलें जी, अब एक बात समझ आएगी। आप पहले इस फेयर वैल्यू चेंजेस को तो रखें दिमाग में कि ये है, पर अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल पे हूं, प्लीज मेरी बात सुनना समझने के लिए, अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल पे हूं, वो कब हूंगा वो बाद में सिखाऊंगा, पर जो भी वो मॉडल है वो तुम्हें मतलब पता है ना उसका। अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होती है ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, और कुछ अमोर्टाइज होके जो बच जाता है उसको कहता हूं अमोर्टाइज कॉस्ट। ऐसा ही है। अब एक तुमसे सवाल पूछता हूं, अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल में फेयर वैल्यू आसमानों पे भी जा रही होगी, क्योंकि क्या तुम फेयर वैल्यू पे जाओगे? रीजन दो। आपने मॉडल ही कौन सा रखा हुआ है अमोर्टाइज कॉस्ट का? अगर आपको ये मस्ती थी, किस में जाते? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। यानी सर एक बात समझ आ रही है कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल में हूं, तो मैं जो अकाउंटिंग करता आया हूं वही करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेयर वैल्यू कुछ भी हो। ऐसा ही है? तो आप जरा मुझे इसकी 3 सालों की अकाउंटिंग करके दिखाएं कौन से मॉडल से? अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल से, क्योंकि मैंने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सिखाया नहीं है। वो करेंगे, पर उसी के कंपैरिजन में कौन सा करेंगे? ओसीआई वाला। जल्दी से करके दिखाएं। फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो सकता, घूम फिर के वहीं आ जाए।
उमर ये बाद में पूछ लियो मुझसे, ये BFD का सवाल है भाई कि PSX पे फेयर वैल्यू नॉन ट्रेडिंग की वजह से वो पे फ्यूचर कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाती है भाई। सही है उमर? हाँ वो सिखाऊंगा तला राशिद खान। अभी पहले फिलहाल इस डेट सिक्योरिटी को आप अमोर्टाइज कॉस्ट से करके दिखाएं। अच्छा अगर मैं समझने के लिए सिर्फ इसको इतना रखूं, जैसे PP अगर कॉस्ट मॉडल पे होता है तो वो कैरिंग अमाउंट पे चलता रहता है ना, उसको फेयर वैल्यू पे लेके, क्योंकि मेरा मॉडल ही कौन सा होता है, कॉस्ट मॉडल। तो यहाँ पे भी तो अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल है, तो फेयर वैल्यू जो भी हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। हो गया भाई। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए हमारे बॉन्ड की बनस्बत, तो हमारे बॉन्ड की फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। सही है मुश्तबा? इनवर्स रिलेशनशिप है बिल्कुल। FAIR की तकरीबन डेली लगती है भाई। मेरा बस चले मैं दिन में 2 लगाऊं उसामा, क्लास की बात और कर रहा हूँ मैं। सही है, तुम्हारे लिए अच्छा है ना यार, क्लास में 2-2 क्लासेस लो, तुम पास हो जाओगे अच्छे से। कल भी क्लास है बिल्कुल, डेफिनेटली है भाई। हम तुमको कहे ना भाई, अगर सक्सेसफुल बनना है तो देयर इज नो संडे। IRR है भाई 7.0057। 280 आ रहा है। अच्छा 280 तो मेरे ख्याल से फेस वैल्यू है ना। और जब इसने देखो कहा भी है कि रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड आर ऑन December 31, 2022 एट पार वैल्यू, तो क्या आखिर में पार वैल्यू बचती है? कहानी खत्म। चलें जी सर। एंट्री बना लो। हाँ भाई मैं करवाऊं उसको। हो गया। चलें जी सर, हमने पहले इसमें केस 1 लिख दिया और सर हमने लिख दिया ये अमोर्टाइज कॉस्ट आ गया ये। अच्छा भाई इसमें हमारी जो फेस वैल्यू है 280, हमने प्रीमियम पे किया है कितने का भाई? तो कितने, 20,000। ये आ गया सर 3 लाख। कितनी है ये? क्वेश्चन दिखा दूं भाई, ये देख लो। अच्छा सर पहले दिन की एंट्री January 1, 2019 है।
20 है सर। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश 302000। अच्छा जी सर, इसके बाद ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग। सर 2020 आ गया ये, 2021 और 2022। 3 लाख 2 पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 5। बस यही है। अच्छा 280 पे 10%, 28,000। क्लोजिंग 2951। इस पे इंटरेस्ट कितना? 6। 287834। इंटरेस्ट कितना? क्या नस वस खिंच गई है तेरी? क्या कहीं उठ बैठ गया है क्या कहीं? होता है ऐसा, समझ नहीं आता उसके बाद कुछ। अच्छा भाई तो देख लो भाई, ये 280 का हमारे पास क्लोजिंग अमाउंट आ गया। हम वही अमोर्टाइजेशन की एंट्री बना लेंगे। 31 दिसंबर 2020 पे एक एंट्री बनी होगी, कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी क्रेडिट 21157। इन्वेस्टमेंट हो गई होगी क्रेडिट 6843। अच्छा प्लीज यार यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे, तुम लोग भी अपने पास लिखना ऐसे समझने के लिए। मुझे पता है तुम्हें बहुत चीते हो, तुम्हें सब आता है, खाली इसमें लिख देना ये क्या है भाई। अमोर्टाइजेशन यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इससे डिक्रीज हो रही है पहले साल, सही है। एक वजह है जो मैं लिखवा रहा हूं भाई, क्योंकि इसको मैं आगे लिंक करूंगा। कैश हो गया डेबिट सर 28,000 से। इंटरेस्ट इनकम आ गई मेरी 20677। और सर इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी क्रेडिट कितने से? 7323। सर ये आ गई हमारी अमोर्टाइजेशन। सर ये आ गया 31 दिसंबर 2022। कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कैश हो गया सर वही 28। थ्री सिक्स है। ओके जी सर, ये भी आ गई हमारी अमोर्टाइजेशन। अब सर ये मतलब क्यों करवाया है, इसके पीछे लॉजिक है। नमाज पढ़ के आओ और एग्जैक्ट 10 मिनट में आना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट गया तो फिर पहली लाइन से ही नहीं समझ आएगा। सही है जी, 10 मिनट में आ जाओ एग्जैक्टली नमाज पढ़ के, फिर रिज्यूम करते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू उसी है इसी का। हाँ जी ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आपको? ओके जी भाई, मोहम्मद अवेज कह रहे हैं सर कल डबल क्लास रख लें। हाँ मतलब बाकी लोग तो गालियां दे रहे हैं ना उसको। रखते हैं वो दिन भी लाऊंगा तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं है। आइडिया अच्छा है वैसे। अब बस कल क्लास है ना हमारी, वैसे भी 3 घंटे की क्लास है। चलें जी। अच्छा भाई, अभी इसी सवाल को हमें करना है कौन से मॉडल से?
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। भैया ये पूरी क्लास में तकरीबन ये 20-25 मिनट चलना है, तो फोकस करना। भाई इसमें फेस वैल्यू कितनी थी? 280। सर प्रीमियम कितना था? 20,000। सर 3 लाख रुपए की थी मेरी फेयर वैल्यू, ऐसा ही है? सर जो आप शॉर्टली क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज उनका यस नो में आंसर बिल्कुल अब मैं करूंगा रिपीट, यस नो भी बताऊंगा। ओके जी, फेयर वैल्यू हो गया। सर इसके बाद आ गया हमारा, अच्छा याद है इक्विटी सिक्योरिटीज में भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी, ऐसा ही है ना? सर यहाँ पे भी क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। शुक्रिया जी नताशा। अच्छा भाई कैपिटलाइज होगी, कितनी है वो? 2,000। ये आ गया सर 3,02,000। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है? सर अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं आया दोनों मॉडल्स में, ऐसा ही है? सर हमने सबसे पहले जनवरी 1 2020 पे एक एंट्री बनाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, 3-2। अच्छा जी सर, अब उस्मान जरूर सर एक रिक्वेस्ट, संडे सैटरडे 5:58 पर हो जाता है, काइंडली स्टूडेंट से कहा करें मगरिब पढ़कर आया करें। ओके जी, मैं ये भी कह दूंगा। 5:58 पे कैसे हो सकता है? जानी अजान ही यहाँ पे इतनी लेट होती है। पिशावर से शायद। चलें खैर, 6:20 पे होती है, 6:25 पे, ऐसा ही है? इस्लामाबाद से हो? हाँ तो इस्लामाबाद में है ना यार डिफरेंस टाइम का। मतलब आप पढ़ के आ जाया करो ना, जब इनको ब्रेक मिले ना तो आराम किया करो, तुम लेट आया करो, फिर आवाज आए तो उड़ जाना वापस। सही है? इधर प्लीज। अच्छा जी इधर देख लो भाई। अब मुझे एक बात बताना सर, ये ओपनिंग इंटरेस्ट कैश क्लोजिंग, या प्लीज अब फोकस करना है। अब यहाँ पे गेम चेंज होगा, एक चीज देखना, यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ सर कैरिंग अमाउंट, फिर लिख रहा हूँ फेयर वैल्यू। सर इससे पहले क्यों नहीं लिख रहा था? अमोर्टाइज कॉस्ट था, फेयर वैल्यू कहीं भी जो है मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं था। चलें जी सर, इसके बाद फेयर वैल्यू थ्रू हो गया ये, और सर मैंने लिखा यहाँ पे फॉर द ईयर का गेन, या यू कैन से लॉस, और ये आ गया भाई। देखो मैंने चीजें आसान बनाने के लिए, चाहे ये टॉपिक हो या अगले जितने भी हो, उसके लिए अलग अलग पैटर्न है। तुम्हें आसानी ये होगी कि जब जैसा सवाल आएगा ना वैसा पैटर्न चिपकाना, आंसर खुद ही निकलेंगे वहां से। पर शर्त ये कि तमीज से समझना है इसको। सही है जी? अगर मैं पहले साल पे आया, पहले मैं इसको पीपी से लिंक करूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आइए 16 में, अगर आपका कोई भी एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे होता है, सबसे पहले आप कैरिंग अमाउंट निकालते हैं ना। एग्जाम्पल दें सर, 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा था, 5 इयर्स की उसकी लाइफ थी, तो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने बुक किया होगा, और फिर रिपोर्टिंग डेट पे वो 80 का बचा होगा। तो क्या आप 1 लाख को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते थे या 80 से? 80,000 से, यानी दैट मीन्स के पहले उसको उसकी औकात पे तो पहुंचाओ, और वो औकात उसकी कहलाती है कौन सी अमाउंट? कैरिंग अमाउंट। बात यहां तक समझ आई? पक्की बात है? तो सर यहां पे भी यही करूंगा, पहले कौन सी अमाउंट निकालूंगा, फिर किससे कंपेयर करूंगा, फिर क्या मिलेगा, गेन या लॉस। चलिए जी अब देखते हैं। अच्छा जी सर, हम आ गए पहले 2020 में। 2020 के अंदर लास्ट हेडिंग आ रही है भाई एजेड का गेन या लॉस। सही है? अच्छा भाई आईआरआर हमारा कितना था सवाल में? यही है? सर ने यहां लिख दिया। अच्छा भाई सर, ये साइड ब्लू कॉलम हटा दें? कौन सा ब्लू कॉलम हटा दूं? यूं कह रहे हो ये?
ऐसा चाहिए तुम्हें? चले जी, ओके। इंटरेस्ट बताओ कितना है? 211557। प्लीज यार सुनना, सही है, अब भी ऊपर की तरह सेम है। चलें जी, वेरी गुड। पैसे भी मेरे पास 28,000 आएंगे। मैं पहले यहाँ पे ऊपर एक एंट्री बना रहा हूँ, 31 दिसंबर 2020 की। कैश आ गया मेरे पास 28,000 रुपए का। इंटरेस्ट इनकम आ गई 21157। इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो गई 6843। सर मैंने यहाँ पे ऊपर आपको मार्क करवाया था कि ये वाली जो अमाउंट है, ये है अमोर्टाइजेशन। अच्छा, क्या मैं इसको प्लीज समझना, खाली लिंकेज के लिए बता रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं है, लिंकेज के लिए बता रहा हूँ। क्या मैं इसको कह सकता हूँ जैसे पीपी डेप्रिशिएट होता है वैसे इन्वेस्टमेंट कम हो रही है? ऐसे कह सकता हूँ ना, समझने के लिए, आसानी के लिए। तो सर वैसे हाँ, आपका प्रिंसिपल की अमाउंट कम होती जा रही है। मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट 302000 से शुरू की थी, कितने से कम हुई? 6843 से। तो इतने से कम होने के बाद बचनी चाहिए, वो है कैरिंग अमाउंट। अच्छा आप प्लीज इधर फोकस करना। मैंने यहाँ पे क्लोजिंग बताया, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश 15, यही है 295157, ये अमाउंट आ रही है। अच्छा जी, अब प्लीज 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 फोकस करना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 295157 की अमाउंट ऐसे आई है कि मैंने 3-2 में से ये 6843 माइनस किया है, यही अमोर्टाइज हुई है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं पहले साल मेरी क्लोजिंग और मेरी कैरिंग अमाउंट सेम है? अच्छा मैं यहां पे ये लिख रहा हूं 295157, ये हो गया। अच्छा, अब अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल में मैंने इस क्लोजिंग को अमोर्टाइज कॉस्ट का नाम दिया था, यही नाम दिया था ना? आपके सामने देखें, ये रहा, यही आ रही थी, ऐसा ही है। अब आप इसको यहां पे रहने नहीं देंगे, अब आप देखेंगे मार्केट में फेयर वैल्यू क्या चल रही है, और वो भी आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से, ऐसा ही है। वेरी गुड, कितनी चल रही है? 299। सर फेयर वैल्यू आ गई 299,000, ऐसा ही है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप 295157 पे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे या फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे? अच्छा यानी सर एक बात समझ आई, वो जो इंटरेस्ट की एंट्री बनती है वो तो बनेगी, और वो इसलिए बनेगी ताकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैरिंग अमाउंट पे लेके आऊं, और फिर कैरिंग अमाउंट से किस पे लेके जाऊं? तो क्या ये बात समझ आती है कि वो एंट्री अपनी जगह, फेयर वैल्यूएशन अपनी जगह? पक्की बात है? चलिए जी सर, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैंने 299,000 को 295157 से कंपेयर किया तो गेन आ रहा है लॉस कितने का? 3843। अच्छा तो एजेड का भी यही है क्योंकि पहला साल है। अच्छा तो आप लोग क्या कहते हैं कि पहले साल की एक एंट्री बनाऊं सर? अच्छा सर, ये आ गया इन्वेस्टमेंट, ये ओसीआई में क्यों लेके जा रहे हो सर? मॉडल ही फेयर वैल्यू, अच्छा लॉस होता तो ओसीआई डेबिट होता, गेन है तो ओसीआई क्रेडिट होगा। वही वाली चीजें जो पहले की हुई हैं, खाली सिक्योरिटी कौन सी है? डेट सिक्योरिटी की। अच्छा सर, यानी अभी एक बात समझ आई कि अभी तक हमारी अकाउंटिंग पूरी सेम थी, खाली एक और एंट्री बनेगी, कौन सी? फेयर वैल्यू वाली। किसकी एंट्री बनेगी? फेयर वैल्यू वाली। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है सर, मतलब इसमें हर रिपोर्टिंग डेट पे दो एंट्रियां बनेंगी, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। एंट्री देखा तो ये वाली, ये रही भाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट। अच्छा जी भाई,
पहला साल कॉपी करें तो मैं आगे लेके चलूं, पक्की बात है। देखो अलग से करना है इसकी वर्किंग। 299 कैसे आया, सवाल में गिवन है, ये रहा 299 पहले साल की फेयर वैल्यू नताशा, सही है। 299 पहले साल की फेयर वैल्यू मुझे गिवन है। ऊपर करूं, नहीं दूसरी एंट्री अभी नहीं बनाएंगे, अभी आप पहले साल पे रुक जाएंगे मेरे साथ, इसमें आगे गेम है एक, वो समझनी है। अच्छा वैसे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं जानी, इस वाली सिक्योरिटी ने इस साल आपको टोटल कितना, देखो मैं सवाल इसलिए पूछता हूं, उसका दिमाग घूम गया ना अगर, वो किसी तरीके का भी सवाल पूछ सकता है, वो सिर्फ एंट्रीज पे नहीं जाएगा, वो लॉजिक्स पे तो अभी मेरे ख्याल से पहुंचा ही नहीं है या गया ही नहीं है ना, पूछा है उसने। वो अल्लाह ना करे ऐसा पेपर आया ना, मतलब जो लॉजिकली साउंड नहीं वो फेल हो जाएगा। मैं अगर पहले साल पूछूं आपने कितना इस सिक्योरिटी से कमाया है पहले साल, 21157 नहीं गलत, उसके साथ साथ वो कमाया है, ऐसा ही है सर, यानी मुझे एक बात समझ आ रही है, वेरी गुड, यानी 2921157 प्लस 3843 को सम करो, 25,000। यानी सर टेक्निकली हमने जो कमाया है वो 25,000 है। एक इनकम पीएनएल में गिरी है, एक ओसीआई में गिरी है, बात समझ आती है। तो देखो अगर ऐसे सवाल आते हैं ना तो फिर दिमाग चलाना है, कि ऐसे नहीं कि इनकम आ रही है तो इनकम सिर्फ पीएनएल में नहीं, ओसीआई में भी हो सकती है। और ये मैंने इक्विटी सिक्योरिटीज में भी सिखाया था कि टोटल इनकम का मतलब ये है कि जो पीएनएल में गया और जो ओसीआई में गया दोनों। सही है जी, ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला, ये बात समझ आती है। अच्छा मैं इस 28,000 को इनकम क्यों नहीं कह रहा, सही है रिसीट है, ये इनकम नहीं है, पैसे आने में इनकम में फर्क है, क्योंकि आपने पैसे जितने भी है आपने एक्सपेंस भी तो किया है, ऐसा ही है ना, वो भी तो अमोर्टाइज हो रहा है ओवर द पीरियड। चलें जी, वेरी गुड, चलें अगले साल पे। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दें वो फेयर वैल्यू वाला पार्ट, यानी देख लो भाई, ये रहा 299,000, ये आ रही वैल्यू। चलें जी, अच्छा प्लीज फोकस जानी इधर, अगला साल अभी मैं पूछूंगा एक एक करके, हाँ सबसे, आप बताएं कि अगले साल का ओपनिंग क्या होगा मेरा, 299,000, यही सुनना था, नहीं होगा। अच्छा अभी रुको रुको रुको, समझो क्यों नहीं होगा, वैसे लॉजिकल बात तो यही है, जिस साल पे ये ईयर खत्म होता है अगले साल का ओपनिंग भी वही होना चाहिए। सर पीपी में भी तो यही किया था कि जो फेयर वैल्यू होती थी अगले साल वही डेप्रिशिएट होती थी, यही था ना भाई। फेयर वैल्यू मॉडल में यानी रीवैल्यूएशन मॉडल में जो मेरे पीपी की फेयर वैल्यू होती थी वही अगले साल की कैरिंग अमाउंट होती थी, और उसी को मैं डेप्रिशिएट करता था, ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है वो समझाने लगा हूं, अभी सुनना। मुझे एक बात बताओ, ये मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ओसीआई की चीज पीएनएल में जानी नहीं चाहिए, पहले एक एक बात करके समझना। ऑनलाइन वालों प्लीज सुकून से सुनना, खुदा की कसम है तुम्हें, सही है, आप लोग भी। क्या ये मानते हो कि इस 299,000 में, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता हूं, इस 299 में 3843 भी है, ऐसा है? अच्छा भाई सब मानते हो ना कि इस 299,000 में 3843 भी है, क्योंकि आप ही ने तो बुक किया है, आप ही ने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके ओसीआई क्रेडिट किया है। चलो मैं आपकी बात रख के 299 को ओपनिंग बना दूं, तो आपको नहीं लगता ओसीआई के बैलेंस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा, और ओसीआई के बैलेंस पे इंटरेस्ट लग के पीएनएल में चला जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। चलो पहले बताओ ये बात समझ आई? देखो भाई लॉजिकल बात है, एक चीज की क्लासिफिकेशन अलग है ना,
तो मुझे तो फेयर वैल्यू गेन को रखना ओसीआई में। अगर मैं 299,000 को ओपनिंग फिगर बनाता हूं तो फिर इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। इंटरेस्ट लगाऊंगा तो आपको नहीं लगता कि जो ओसीआई का गेन है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, और वो कहां चले जाएगा? पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम के नाम पे, जो कि जाना नहीं चाहिए। इसलिए स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, अच्छा तो फिर क्या मैं फेयर वैल्यू की अकाउंटिंग नहीं करूं? करेंगे। स्टैंडर्ड आपको एक चीज कहता है, वो सिखाने लगा हूं, जरा फोकस करना। स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखें और अपनी अकाउंटिंग को अलग रखें। देखो ये लाइन ड्रॉ की ना तुम्हारे लिए। मैं क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को चलाओ अपने हिसाब से और अपनी फेयर वैल्यूएशन को अलग चलाओ। सर अब ये कैसे चलाना है वो भी तो मैं ही सिखाऊंगा ना, पर सिर्फ एक बात समझाओ कि ये समझ आता है कि मैं 299 को ओपनिंग नहीं रखूंगा, क्योंकि 299 में ये 3843 भी शामिल है। अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाऊंगा तो ओसीआई पे इनकम आएगी, और वो कहां चली जाएगी? जो कि जानी नहीं चाहिए, उसको ओसीआई में ही रहना चाहिए। यहां तक बात समझ आती है? इसका हल निकला, इसका हल ये निकला कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाएं और फेयर वैल्यूएशन को अलग चलाएं। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, अभी अलग अलग हो गई चीजें। आओ देखते हैं आगे क्या होगा। मैंने अगले साल का ओपनिंग वही उठाया जो अमोर्टाइज कॉस्ट में। सो ये आ गया 295157, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है खुबैब। अच्छा प्लीज फोकस करिएगा इधर, प्लीज फोकस। सर 295157 ये आ गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करूंगा तो वो जायज है, क्योंकि मेरे हिसाब से इफेक्टिव रिटर्न तो यही था। अच्छा अब एक और चीज बताओ, मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे होगी? 299 पे होगी। वेरी गुड, ये बात भेजे में रखनी है। मेरी इन्वेस्टमेंट असल में 299 पे ही है, ये खाली अकाउंटिंग के लिए अलग किया हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, यानी हम ये लिख देते हैं यहाँ पे कि मेरी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट यही है। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा है और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखा है, ऐसा ही है। अभी प्लीज 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 फोकस करना है इधर। मैं अभी इंटरेस्ट बुक करूं वापस से, कितना? 20678। अच्छा सर, टेक्निकली मेरे पीएनएल में वही इंटरेस्ट जा रहा है जो मैंने ओवर द पीरियड सोचा था, जो मेरी इफेक्टिव इनकम है। तो यार फिर मेरी इसके ऊपर की इनकम कहां गई? ओसीआई में देखो, तभी तो अलग है। मैं कह रहा हूं ये अपनी जगह है, वो इनकम तो कमा ही रहे हो, जो अलग से इनकम है वो ओसीआई में जा रही है। क्या दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पक्की बात है। चलिए जी सर, अब मुझे एक बात बताएं, पैसे वही 28,000, 287,835 या 4? एक ही बात नहीं है ना बाबू। ऐसा ही है भाई। अच्छा जी अब प्लीज सुनना, क्या मैं वापस से यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 पे एक एंट्री बनाऊं? कैश डेबिट कितने से? 28,000। इंटरेस्ट इनकम कितने से? सर 20678। और सर इन्वेस्टमेंट को कितने से कम करूं? 7। ऐसा ही है भाई। अच्छा अगर मैं आपसे अब एक बात पूछूं, क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट की इस साल की अमोर्टाइजेशन है? ये इस साल की अमोर्टाइजेशन है। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 299,000 है। ये पिछले साल की है दादा, ये 299 पिछले साल की है। अभी कितनी है? 287 भी नहीं है। देखो वेरी गुड, अब सुने मेरी बात। इधर बच्चों इधर देखो, 2878 नहीं है, 2878 तो अमोर्टाइज कॉस्ट है इसमें। अच्छा आप देखो, एक तरीका सीखो मेरे साथ, एक तरीका सीखो। आपकी लास्ट ईयर की कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 299, ऐसा ही है। आपको अगर कैरिंग अमाउंट चाहिए ना, आप एक काम ये करें, लास्ट ईयर की कैरिंग अमाउंट यानी 299,000 में से ये माइनस कर दें, क्योंकि इतने से ही इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है ना, ऐसा ही है।
तो जितने पे थी जितने से कम हो गई तो बाकी रिमेनिंग आंसर जो बच गई, ऐसा ही है। कितनी आ रही है कैरिंग अमाउंट? 291678। क्या ये बात समझ आ रही है? ये है मेरी कैरिंग अमाउंट। अच्छा, आप खुबैब कह रहे हैं सर 299 तो फेयर वैल्यू थी ना, तो मेरा भाई फेयर वैल्यू तो कैरिंग अमाउंट बन जाती है, ऐसा है। और फिर मैंने लॉजिकली बताया कि मैं अगले साल की ओपनिंग उसको क्यों नहीं बना रहा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ओसीआई पे क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि अपनी नॉर्मल इनकम को अलग चलाओ, फेयर वैल्यूएशन को अलग चलाओ, अकाउंटिंग भी हो जाएगी, हिसाब किताब भी सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सारे बच्चे ऑनलाइन वालों के, ये बात समझ आई कि लास्ट ईयर मेरी इन्वेस्टमेंट इतने पे थी, कितने से कम हुई, कितने पे आ गई? अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं सर, आप ये वाली नहीं कह रहे ना, ये तो अमोर्टाइज कॉस्ट है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मेरी कैरिंग अमाउंट कुछ और है। अब अगर प्रूफ करना चाहते हो, प्लीज कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इधर सर आपने इतने पे कैपिटलाइज किया था, लिखो 302000 अपने कैलकुलेटर में। फिर आपने 6843 से कम किया था, 6843 से कम किया था ना। अच्छा, 6843 से जब आपने कम किया था, बच्चों पहले ऐसा देख लो जो मैं कह रहा हूं, 302000 आपने डेबिट किया था, इसमें से 6843 माइनस करो, आपको मिल जाएगा 295157, यही है। अच्छा जी, फिर आपने एक काम किया, आपने फिर 3843 से इंक्रीज किया, ऐसा ही है। आप इसमें प्लस करें, आप कितने पे आ गए? 299। ये बात तो वाजे तौर पे आपके सामने है कि एंट्री के हिसाब से भी 299 पे ही हो। अच्छा, फिर 299 से, प्लीज सुनना यार, 299 से आपने फिर कितने कम किए, तो कितने बच गए? 291678। समझ आती है बात? अच्छा, जिसको ये लगता है ना कि ये कैरिंग अमाउंट होती, ये कैरिंग अमाउंट तब होती जब आप साल यहां से शुरू करते। ये जो 287834 की कैरिंग अमाउंट तब होती है जब साल शुरू कहां से होता, 295157 से, ऐसा है। तो सर मैंने क्या 295157 से शुरू किया है या 299 से? तो भाई सीधी सी बात है, अगर वैसे ये कैलकुलेटर पे करके देखो, 295157 से अगर शुरू होता, सही है, तो आप इसमें से माइनस करते 7322, तब जाके आप आते किस पे, 287834 पे। पर इसके अंदर वो पिछले साल का गेन तो है ही नहीं, तो वो भी तो ऐड करो, तब जाके तो आपकी असल कैरिंग अमाउंट आएगी। क्या ऑनलाइन वालों आप सबको बात समझ आती है? यानी सर देखो, रट्टा लगाए बगैर एक चीज याद रखना, लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू लास्ट ईयर की कैरिंग अमाउंट है। इस साल की अमोर्टाइजेशन क्या करोगे, तो इस साल की क्या आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट। साथ साथ बोलना है वापस, लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू लास्ट ईयर की क्या है, कैरिंग अमाउंट, पक्की बात है। अच्छा, फिर लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू में से जो कि लास्ट ईयर की कैरिंग अमाउंट थी, इस साल की अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे तो इस साल की क्या मिल जाएगी, कैरिंग अमाउंट। तो क्या हम फिर ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वाली कैरिंग अमाउंट? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, कैरिंग अमाउंट। और फिर इसका कोई लॉजिक पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट अलग इसलिए क्योंकि इसके अंदर फेयर वैल्यू गेन शामिल नहीं है, पर हमारी कैरिंग अमाउंट में था। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे 291678 चिपकाऊं, ऐसा ही है भाई। अच्छा, इसको यही रहने दूं, फेयर वैल्यू पे ले जाऊं? वेरी गुड जी सर, फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं। सही है, कितनी दी हुई है? 283400। अच्छा जी, क्या मुझे लॉस होता हुआ दिखता है? अच्छा, आप देखो ये, अब ये बात, ये चीज इसकी निशानदेही करती है कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो चुके हैं, होशियारी की ना, अब तुम्हें कोई एडिशनल गेन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात समझो, ये मतलब सोचने का तरीका है कि इंटरव्यूज में या कोई हाई लेवल पे जाओगे ना, तो तुम्हें ये चीजें दिखेंगी, तो तुम ये देखोगे कि भाई तुम्हारा एडिशनल गेन का पोटेंशियल खत्म हो रहा है। अब जो तुमने डे वन से डिसाइड किया था ना, उसी पे इंसान बन के चलते रहो। तभी तो देखो कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा हुआ है, फेयर वैल्यूएशन को। तो ये बात समझ आ रही है कि मैं अपनी नॉर्मल इनकम तो कमाऊंगा, यानी सर एक बात क्लियर है, जो डिसाइड हुआ था वो तो मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो चुके हैं, तो मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो चुके हैं तो कोई बेवकूफ होगा जो मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरा रेट मार्केट में ज्यादा है। क्लियर है भाई? चलें जी सर,
जी पहले बाजवा पूछो। क्रेडिट रेटिंग नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स तो उसके होते हैं ना, शेयर प्राइस के। हाँ, इंटरेस्ट रेट होता है और कंपनी की रेटिंग होती है। सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ इधर, क्या आपको अपेरेंटली लॉस दिखता है इस साल का? कितना लॉस है इस साल का? सर हमने 31 दिसंबर 2020 पे इंटरेस्ट इनकम वाली एंट्री क्यों नहीं की? कैसी बातें कर रही हो, ये क्या है? ऊपर क्या बनी हुई है ये 31 दिसंबर? अना आंसर क्लियर है, देख लो सामने सामने सबसे पहले बनाई है, ऐसे कैसे कह रही हो कि नहीं बनाई है? ऊपर ही ऊपर है। क्लियर है? हाँ तो बोल दो। ओके। अच्छा भाई अब बताओ लॉस कितने का आ रहा है? 8278, 8278 का लॉस है, फॉर द ईयर का लॉस है। अच्छा चलो अब एक एक करके बताओ सर, पहले इसकी एंट्री बना लेते हैं। 31 दिसंबर 2021, सर ओसीआई डेबिट, ये आ गया सर 8278। ये रही मेरी जान, ये रही बनी हुई है। ओके अच्छा जी भाई 8278 ये आ गया भाई। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, 3843 का गेन था लास्ट ईयर, वो बैलेंस शीट में होगा कौन से साल? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में आ रहा होगा ना। इस साल हो गया लॉस, इतना लॉस हो गया कि पिछला भी खा गया। तो अब आपके पास क्या अक्यूमुलेटेड गेन होगा या लॉस? ये कब तक होगा? जब तक ये बिक नहीं जाता। अब तो बेवकूफी होगी बेचना, तो इंसान के बच्चे बन के इसको आखिर तक कैरी करें। ऐसा ही है। चलें जी अब मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे मेरे पास नेट लॉस कितना बचता है? यहां तक कोई मसला? पक्की बात है, आसान है। चलें अब एक एक करके तो जानी तुम बताओगे, ऑनलाइन वालों आप तो बताना ही बताना। आप बताओ कि अब अगले साल का ओपनिंग क्या रखूं? कितना कैरिंग अमाउंट? एक एक करके एक एक करके एक एक करके। 2878, पक्की बात है? तो ये क्यों नहीं रख रहे फेयर वैल्यू? ओसीआई का चीज है इसमें। तो अच्छा मुझे तो अकाउंटिंग नहीं करें? करें तो कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाएं, फेयर वैल्यूएशन को, इससे अकाउंटिंग भी हो जाएगी, कंप्लायंस भी हो जाएगी। चलिए जी सर, यानी आप कह रहे हैं इंसान का पुत्र बन के हम कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाते हैं, ताकि मेरी अपनी नॉर्मल इनकम अलग चले, अब नॉर्मल इनकम अलग चलती रहे। वेरी गुड जी। अब मुझे एक बात बताएं, हम आ गए 2022 पे, 2022 पे 2834 इनकम कितनी? 5 कर लेते हैं भाई। अच्छा मेरी रिडम्पशन वैल्यू कितनी थी? 280। अच्छा जी अब प्लीज जानी पहले तो देखना, एक चीज समझनी है। हमने क्या किया, 31 दिसंबर 2022 में पहले नॉर्मल एंट्री बनाई, कैश डेबिट हो गया 20, कितनी इन्वेस्टमेंट? 7835, ऐसा ही है। अच्छा जी सर, क्या मैं कह सकता हूं ये इस साल की अमोर्टाइजेशन है? ऐसा ही है। चलें जी अब मैं आपसे पूछूं सर, ये साल की अमोर्टाइजेशन तो आ गई, यानी सर अगर मैं वैसे ही अच्छा आसानी से याद रखने के लिए, अमोर्टाइज कॉस्ट का पूरा पूरा काम है यहाँ पे, क्या मैं कह सकता हूँ अमोर्टाइज कॉस्ट के मॉडल का और शेड्यूल का 100% काम है यहाँ पे? तो सर अगर मैं दुआ करूं पेपर में कि वो दो तरीके की अकाउंटिंग पूछ ले, फेयर वैल्यू थ्रू उसी और अमोर्टाइज कॉस्ट, आपका भला हो जाएगा। आप बीच में लाइन ड्रॉ करना, आप बोलना कि अमोर्टाइज कॉस्ट ये था, फेयर वैल्यू थ्रू उसी ये था, आसानी हो जाएगी। पक्की बात है। तो सर देखें लॉजिकली भी है, कॉन्ट्रैक्ट अलग चल रहा है, फेयर वैल्यूएशन अलग चल रही है। चलें जी अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यहाँ पे दो नई चीजें बतानी है तुम्हें जो तुम्हारे लिए एक नॉलेज की बात होगी। मुझे यहाँ पे कैरिंग अमाउंट बताओ कितनी है? 28, 283845,
एक एक करके एक हमजा 275565 पक्की बात है। चलिए जी सर, हमने यहाँ पे लिख दिया 275565। अब सर ये देख लेते हैं ये कैसे आया। लास्ट शेयर की कैरिंग अमाउंट है जो कि लास्ट शेयर की फेयर वैल्यू है सर, वो थी 283400। ऐसा ही है सर, 283400 में से माइनस किया 78275564 65 है। ऐसा ही है भाई, 275565 आ गया ये। चलिए सर, ये आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट, यहां तक कोई पंगा। अच्छा, अब जरा एक गेम सीख लो, हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें इसमें घुमाए। देखो मेरी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट आ गई है 280। उसने डे 1 पे तुम्हें कहा था रिडेम्पशन पार पे होगी, ऐसा है ना? तुम्हें डे 1 पे उसने कहा था कि रिडेम्पशन पार वैल्यू पे होगी, वो आ गई है पार वैल्यू। अच्छा, अब अपने आप से एक सवाल पूछ के बताओ, क्या जब मेच्योरिटी आ जाएगी यानी रिडेम्पशन की डेट, आपके पास पहले तो बताओ कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल होगा? सर मेच्योरिटी आ गई है, पैसे वापस आने, यानी सर कोई बेवकूफ होगा, बल्कि कोई होगा ही नहीं ऐसा जो आखिर दिन पे आके आपसे महंगा खरीदे। क्योंकि इन एनी केस इस सिक्योरिटी से पैसे कितने मिलेंगे? 280। लॉजिकल बात है। तो सर अगर मैं सवाल में आपको आखिर की फेयर वैल्यू नहीं दूं, रखेंगे नहीं? होगी यही लॉजिकल बात है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आखिर में मैं फेयर वैल्यू नहीं दूं तो लॉजिक क्या कहती है? 280 होगी भाई, क्योंकि रिडम्पशन इस पे होगी ना भाई। कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है ना। अब आखिर दिन पे सिर्फ क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, और उतने मिलेंगे जितने एग्री हुए, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं मिलेगा, 1 रुपया नीचे नहीं। पर ये बात समझ आ रही है, जितने एग्री हुए हैं, एग्री कितने हुए हैं? चलो अगर मैं आपको कहता कि इस पे प्रीमियम रिडम्पशन होती, सुनो, मैं कहता कि भाई 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन होती, तो यहाँ पे 10% प्लस आता, तो फेयर वैल्यू भी कितनी होती? वही 10% प्लस होती, क्योंकि जितने पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतनी ही रिडम्पशन होगी। यानी सर आपको आईएफआरएस में जब रीड करोगे तो लिखा हुआ मिलेगा, एट रिडम्पशन डेट रिडम्पशन वैल्यू एंड फेयर वैल्यू आर इक्वल। बात समझ आ रही है? रिडम्पशन डेट पे फेयर वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? और लॉजिकल बात है कि इसके बाद इसके ऊपर कोई भी गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता। अब देखो एक और चीज तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसपे तुम्हें पता लगेगा वाकई नहीं होता। कितनी रखूं यहाँ पे? ये 280, 4435 का गेन आ रहा है। अच्छा, अब सुने, आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की डेबिट 44। आप जरा गेम देखें, पिछले साल का आपका लॉस इतना ही था, इस साल का इतना ही गेम बुक किया तो। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, डे 1 पे जो आपने सोचा था ना, आपने से उतना ही कमाया। कितना है ये? नहीं, ये इन सब का सम बताओ कितना है? 62 है। अच्छा, यानी सर आपको जो डे 1 पे पता था ना आप जितने कमाओगे, आप देखो आपके फाइनेंशियल में उतना ही गेन गिरा है, और जो भी एडिशनल लॉस या गेन था वो कुल मिला के क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि कौन सी डेट आ चुकी है? अच्छा, वैसे ही अगर डिस्कशन हो किसी से तो ऐसे ही इसको बनाने के लिए बोलना, हाँ भाई रिडेम्पशन डेट पे कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल होता है? बोलेगा यार क्या होता है, पहले ये बताओ। सही है, तो तुम बोलोगे कि क्यों नहीं होता, क्योंकि आखिर में रिडेम्पशन होगी, जितना कमा लिया उतना कमा लिया, और कुछ कमा नहीं सकते। क्लियर है जी? अच्छा जी, आप पूछो। तो ये वाला मॉडल तो इसलिए है ना क्योंकि मेरे अंदर मस्ती थी, मैं आखिर तक लेके आया। अगर मैं पहले साल पे बेच देता तो मैंने जितने पैसे दिए थे ये भी रिकवर हो जाते, जो मेरे पैसे थे उससे ज्यादा रिकवर हो जाते। बात समझे? वेरी गुड। तो अब तो हम भाई, मस्ती हम में थी ना कि हम कहां तक लेके आए। तो अब यही तो सिखाना था इस सवाल में कि एंड तक लेके आओगे तो टोटल गुल्लक में उतनी इनकम जाएगी जितनी अमोर्टाइज कॉस्ट में जाती है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, आखिर तक लेके जाते हो, तो यहाँ पे भी कहां तक लेके आए हो, तो यहाँ पे भी कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता। अब एक एक करके इनके भी सवाल सुनो, हो सकता है तुम्हारे भी काम आए। 275565 वाली अमाउंट की कैलकुलेशन ये रही।
लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू जो कि कैरिंग अमाउंट थी, इस साल की अमोर्टाइजेशन माइनस करोगे तो भाई आ जाएगी। सही है? हाँ जी। और कोई सवाल? खूब है। अगर फर्स्ट ईयर में बेच देते तो उसका ट्रीटमेंट क्या बताया? भाई मैंने ट्रीटमेंट तो नहीं बताया। भाई एक तरफ देख लो यार जानी, अगर इसमें बेच देता, अच्छा पहली एक चीज भी याद रखो, इक्विटी सिक्योरिटीज की डिस्पोजल आपके गोल्स का पार्ट नहीं है। डेट सिक्योरिटी, सॉरी, डेट सिक्योरिटीज की डिस्पोजल आपके गोल्स का पार्ट नहीं है। डिस्पोजल मैं फिर भी तुम्हें सिखा रहा हूं, ऐसे ही देख लो इधर। भाई दिमाग लगाओ यार, अगर पहले साल के आखिर में बेच देते तो उसमें क्या रॉकेट साइंस है? आपको इतने से इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता, क्योंकि इतने पे होती ना। अच्छा कैश कितना लेके आते? 299 का कैश आता, बाकी क्या जाता? गेन या लॉस कहां जाता? ओसीआई में। अभी भी कहां पड़ा हुआ है? ओसीआई में। बात समझ आती है? पर मैं फिर कह रहा हूं उस चीज के पीछे भागो ही नहीं जो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लियर है जी? तुम्हारे सामने मैं तो सिर्फ उसको समझाने के लिए कि भाई अगर पहले साल पे बेच देता तो मुझे फायदा डेफिनेटली होता, क्योंकि मैंने इनकम भी कमा ली होती और जो पैसे लगाए थे वो भी आ जाते और ज्यादा आते। क्लियर है जी? अच्छा एक चीज देखो, एक सवाल आया मेरे पास, सब सुनो यार ये बच्चों, कि सर वो तो मेच्योरिटी के केस में मुझे पूरे उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने मेरे डिसाइडेड थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे साल के आखिर में, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ना 20-20 साल की भी होती है, सही है? तो मुझे एक बात बताओ कि हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें साल में आके सामने वाली कंपनी बैंक करप्ट हो जाए? हो सकता है ना? अच्छा पहला रिस्क का हैश देखो कैसे होता है, सुनना। इसको मैं कहता हूं इम्पेयरमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इम्पेयरमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज। यानी फिर मैं बार वाले से नेगोशिएट करता हूं आप कितने पैसे दे सकते हो, सही है? तो जितने पे वो होता है, जितने वो मुझे देगा, उन दोनों का डिफरेंस इम्पेयरमेंट बुक कर लेता हूं मैं, क्योंकि अब मुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तुम उस इम्पेयरमेंट को अपनी जबान में कहोगे बैड डेट्स, और मैं अपनी जबान में कहूंगा इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्या कहूंगा? पर मैं फिर कह रहा हूं ये सीए फाइनल की चीज है। तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैलिड है कि भाई पांचवें साल में जाके अगर सामने वाला बंदा पैसे देने से मना करे तो क्या करोगे? पहले तो देखो रिस्क हैज होता है। ये जो सिक्योरिटीज होती है ये मॉर्गेज होती हैं, इसके पीछे बैकएंड पे सिक्योरिटीज के प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो वो भी नहीं है, गया काम। सही, अब क्या बुक करोगे? इम्पेयरमेंट, क्योंकि वो पैसे अब तुम्हें रिकवर नहीं होंगे। तुम उसको आसान जबान में समझो बैड डेट्स, सही है? पर फिर वही बात है, वो पूरे मॉडल्स हैं जो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। पर एक चीज याद रखो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में वही काम करोगे जो करते हैं, ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट की क्या निकाल लेंगे? कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे। वेरी गुड। फिर उसको किससे कंपेयर करेंगे? गेन या लॉस कहां लेके जाएंगे? ओसीआई में। फिर एक और चीज याद रखो, अगले साल का ओपनिंग फेयर वैल्यू बनेगी या कॉन्ट्रैक्ट वाली अमाउंट? कॉन्ट्रैक्ट वाली अमाउंट, क्योंकि अगर मैं फेयर वैल्यू को ओपनिंग रखूंगा तो ओसीआई पे भी क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा फिर मैंने क्या किया, अगले साल वही अकाउंटिंग की, फिर एक अमोर्टाइजेशन होगी। अगले साल की कैरिंग अमाउंट क्या कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट होगी या कुछ और होगी? वेरी गुड। अब कुछ और का तरीका सुनो। कुछ और कैरिंग अमाउंट निकालने का तरीका यह है कि लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू को उठाओगे जो कि लास्ट ईयर की कैरिंग अमाउंट है, उसमें से क्या माइनस करोगे? अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर। तुम्हें क्या मिल जाएगी? कैरिंग अमाउंट। क्या मिल जाएगी? कैरिंग अमाउंट इस साल का क्लोजिंग। फिर उसको किस पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा फिर आखिरी बार पूछता हूं, अगले साल क्या फिर वही कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करोगे? यस सर। अच्छा फिर अगले साल की कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू में से क्या माइनस करोगे? फॉर द ईयर की अमोर्टाइजेशन तुम्हें अगले साल की क्या मिल जाएगी? कैरिंग अमाउंट। उसको किससे कंपेयर करोगे? गेन। अच्छा अगर आखिर में आ गए तो क्या ओसीए का बैलेंस जीरो हो जाएगा? क्योंकि कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आसान लगाइए। चलें जी, मिलते हैं। पीएनएल मैंने सिखाना है, सही है जी? पीडीएफ भेज देता हूं मैं भी। बिल्कुल ऐसा ही अवेश। वो तो आई नहीं रही ना अहमद जबरान, वो तो हमने बुक ही नहीं की ना, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट को अलग चला है। चला भी आगे आएगा वो, सही है जी जानी? आ जाओ। अल्लाह हाफिज जी। हाँ।